हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन कराऊंगी जो पेपर में आए हुए हैं TRE 1.0 में और TR 2.0 में फिर आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए, आप क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है और एक्सप्लेनेशन को आपको ध्यान से पढ़नी है और अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन करने हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। और क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन ही आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपके एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप है ना एक्सप्लेनेशन वो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना और क्वेश्चन को ही समझ कर जाना है। जब आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ही अच्छे से समझना है। देखिए, आप कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। अगला देखिए 2, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर ए, देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये सही हो गया, इसका पहला सही है। अब देखिए तीसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ये हो गया। तो 1 और 3 सही है और 2 और 4 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इसका आंसर डी है, 1 और 3। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यह एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय न्यायालय में कार्यरत अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? डिक्री को, अध्यादेश को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, रिट को जारी कर सकता है। और देखिए, ये पेपर 6-2 में 6-8 में आया हुआ है। अगला एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित
करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के पास है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करने का। देखिए, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करने का, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, डी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत में जिला नियोजन समितियों के मुख्य उद्देश्यों के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार के लिए किसी राजस्व जिले या राजस्व जिलों के किसी समूह तथा उसके भाग जो एक ही जिला पंचायत में है के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसके तहत सरकार जिले में जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिए एक मसूदा विकास योजना तैयार करती है, जिससे पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी 2004 में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय की 2004 में निर्मित हुआ था। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, आपात उपबंध संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का या के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हैं? तो राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। 2 देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत है आपका, और ये ऊपर सही। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी सही होगा, गलत नहीं, ये सही होगा। ठीक है, देखिए आंसर देख लीजिए आप लोग। देखिए, केवल 1, 2, 3, 4, केवल 2, केवल 1 और 2, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का निम्न परिणाम हो सकता है। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के
7 संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा है कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये सही हो गया। अगला देखिए, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं, तो संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं, तो ये गलत। अच्छा, इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 41A, अनुच्छेद 47, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधान सभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है? तो देखिए, इसमें एक सही है, अन्यथा सारे गलत है, तो इसमें कोई नहीं दे रखा। तो ऐसा कर लो, इसे हटा दो, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो गया इसका आंसर। देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोग। देखिए, देखिए, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अगला देखिए, राज्य विधानसभाओं या मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उन्हें कार्यवाही करने से पहले चुनाव आयोग से परामर्श लेनी होगी। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके तहत 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित रखने के लिए अनुच्छेद 39 करना और समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाए अनुच्छेद 43A, पर्यावरण के संरक्षण में संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना अनुच्छेद 48A। अतः कथन 2 और 3 और 4 गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम में जयते। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा बी, सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए एक्सप्लेनेशन आप। देखिए, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम है। इसका अर्थ है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। अर्थात जो ईश्वर है वह सत्य है, जो सत्य है वह सुंदर है और जो सुंदर है वही ईश्वर है। यह वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो भारत में दबाव समूह संस्कृतिवाद से, विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी में और देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या है? डी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए,
भारत में दबाव समूह के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प सत्य हैं, क्योंकि ये समूह एक सांस्कृतिक संदर्भ में कार्य करते हैं जहां पारंपरिक मानदंड आधुनिक आकांक्षाओं के साथ मिलते हैं। अधिकांश दबाव समूह का स्वायत्त अस्तित्व नहीं होता, वे बिना अस्तित्व के हैं और उसमें प्रतिबद्धता की कमी है। उनकी वफादारी राजनीतिक स्थितियों के साथ बदल जाती है, जिससे समाज के कल्याण को खतरा होता है। वे कई बार हिंसा जैसे असंवैधानिक तरीकों का सहारा लेते हैं। 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ नक्सली आंदोलन इसका एक उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि दबाव समूह उन लोगों का एक समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। दबाव समूह के सबसे अधिक घनिष्ठ एवं उलझे हुए संबंध राजनीतिक दलों से होते हैं। ये वर्ग राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उसकी स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 राजनीतिक दल, सूची 2 स्थापना का वर्ष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो कौन से सन में? 1964 में, सही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। बहुजन समाज पार्टी 1984 में। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये है आपका 1998। तो देखिए, ए का 1 और बी का 3। तो देखिए मिलान कीजिए, ए का 1, बी का 3 और बी का 3 और सी का 4। देखिए इसमें कहीं है बी है, बी में 3 है, सी में 4 है, तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITSC 1998। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, पेपर 6 to 8 में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? दीपक मिश्रा ने, रंजन गोगोई ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, NV रमना ने। तो इसका आंसर होगा NV रमना ने कहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। उपरोक्त कथन NV रमना का है। यह भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शक्तियां, प्रक्रिया आदि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, ये बिहार BPSC स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 में, मतलब कि ये 6ठी से 8वीं तक के 6 to 8 के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत की संविधान सभा का निर्माण होने से पूर्व ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर समस्त नेताओं की सहमति बन चुकी थी, जिसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम, अधिनियमों से संबंधित वर्ष। विशेष विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? मतलब विशेष विवाह अधिनियम 1954 में।
दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 में। ठीक है, तो ए का आपका क्या होगा, ए का 2। देखिए ए का 2 किस में है, ये रहा ए का 2, ए का 3, ए का 4, तो ए का 2 इसमें है, और बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 6 to 8। अब देखिए, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 में। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में, मतलब कि ये आया हुआ है 6 to 8 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? 1991, 1992, 1993, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1992। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। 13 अगस्त 1990 ईस्वी को भारत के कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के प्रावधान हेतु कार्यालय आदेश जारी किया। इस आदेश को इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में चुनौती दी गई। अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 1952 ईस्वी में भारत सरकार के उक्त आदेश को वैधता प्रदान की। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षित है, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? अनुसंधान और विश्लेषण विंग, भारतीय सेना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, धर्मो रक्षित है, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह वाक्य भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग का आदर्श वाक्य है।